गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट राकेश कुमार सरीन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे पेपर करेंसी की और डेवलपमेंट ऑफ करेंसी की और इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की। 1694 में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश हुआ। उस समय उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये आइडिया फ्लोट किया कि क्यों ना हम जो मेटेलिक करेंसी है, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है, सिल्वर स्टैंडर्ड है, पाउंड स्टर्लिंग है, उसकी जगह पे हम पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करें। ये आइडिया ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उस समय की, उसको बहुत पसंद आया और उन्होंने उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उनसे बोला। तो उन्होंने ये लॉज एस्टेब्लिश किए कि हम एक जो पाउंड है, गोल्ड है, उसकी परचेजिंग पावर के बराबर हम पेपर करेंसी की परचेजिंग पावर रखेंगे और अगर ऑन डिमांड कोई पेपर करेंसी के अगेंस्ट गोल्ड मांगता है तो हम उसको दे देंगे। उस समय ब्रिटिश बहुत बड़ी इंपीरियल पावर थी, एमर्जिंग इंपीरियल पावर थी और 1810 और 20 के आसपास दुनिया का जो 20% हिस्सा है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया था और पूरे ब्रिटिश एम्पायर में पेपर करेंसी चलनी शुरू हो गई। आपको मैं बता दूं, उस समय ब्रिटिश के अंडर 3,55,00,000 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड का एरिया था और दुनिया की 25% आबादी ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो जब दुनिया के 20% हिस्से में पेपर करेंसी चलनी शुरू हो गई तो उस समय की अदर इंपीरियल पावर्स ने, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगीज है, उन्होंने भी अपने अपने जो कॉलोनीज है उसमें अपने अपने नाम से पेपर करेंसी चलानी शुरू कर दी। अब जब फ्रांस को कोई चीज़ इंग्लैंड से चाहिए होती, पुर्तगीज से चाहिए होती है, तो वो उनकी पेपर करेंसी उनको देके उनसे वो चीज़ें खरीद लेते थे और ऐसे वाइस वर्सा होता था। ये 1905-10 तक चलता रहा, जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हो गया, क्योंकि इन सब के साथ में एक बहुत बड़ी जो डायनेस्टी थी, ओटोमन एम्पायर, उन्होंने पेपर करेंसी नहीं चलाई थी। वो अभी भी अपनी करेंसी जो कि मेटेलिक थी उसी पे काम कर रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ओटोमन एम्पायर रशिया से हार गया तो उस समय रशिया, जापान और इटली इस फील्ड में कूद गए। उन्होंने भी सोचा कि इन लोगों की प्रॉस्परस के बराबर हम भी अगर अपनी कॉलोनाइजेशन कर लें तो बहुत सारी ज़मीन हमारे हिस्से में आ जाएगी। इसको देखते हुए जापान ने मंचूरिया, चीन के बहुत से लगभग आधा चीन, ताइवान, थाईलैंड, बर्मा, ये बहुत सारे हिस्सों को कब्जा लिया। लगभग कोरिया भी उनके अंडर था और इटली ने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लिया। अब बारी थी जर्मन की। जर्मन ने लगभग आधे यूरोप पे हमला करके उसको कब्जा लिया और एक टाइम तो ऐसा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में फ्रांस पे, पूरे फ्रांस को जर्मनों ने कब्जा लिया था। इस लड़ाई के कारण ब्रिटिश की, जापान की, स्पेन की, पुर्तगीज की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। इंग्लैंड की तो कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो सिमटते सिमटते एक छोटे से हिस्से में रह गया। उनके हाथ से इंडिया, जो कि वो अपने क्राउन में जूल बोलते थे, वो भी हाथ से निकल गया। अब लास्ट जो 1945 में नॉर्मंडी की लड़ाई हो रही थी और अमेरिका और अलाइज उसमें जीत गए, उस समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम वर्ल्ड ऑर्डर को बदलते हैं। तो उस समय एक अमेरिका में ब्रेटन सम्मेलन हुआ जिसमें 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें
जो लीड कर रहा था वो इंग्लैंड था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम डॉलर को एज ए बेस करेंसी और इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्ट करेंगे और दुनिया के सभी देश इंटरनेशनली डॉलर्स में जो है वो व्यापार करेंगे। उस समय जो 1 आउंस गोल्ड $35 का रखा गया और अमेरिका के पास 8,133 टन सोना पड़ा था। अब अमेरिका को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, उसके डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इम्प्रूव हो गई। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि इस एग्रीमेंट से जो यूएसए $1 बनाता था और उसके अगेंस्ट एक जो गोल्ड रखता था अपने बैंक ऑफ अमेरिका में, वो उसकी वेलोसिटी से वो कई गुना ज़्यादा हो जाता था। जैसे अगर $1 कोई मान लो ₹1 और आरबीआई छापता है और उस पर साइन करके वो बाजार में दे देता है, जितने लोगों के हाथ से वो रुपया निकलता है वो सारे उस पर साइन करते हैं। जब वो कुछ टाइम के बाद, मान लो 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने के बाद वापस किसी बैंक में या आरबीआई में आता है, अगर हम उसके सिग्नेचर्स को काउंट करें तो मान लो वो 63 है, 65 है, 100 है, तो इसका मतलब वो ₹1 100 में चला। वेलोसिटी ऑफ मनी इसको बोलते हैं। इसी तरह से डॉलर, $1 कई डॉलरों में चलना शुरू हो गया। ये काम 70s तक चलता रहा। जब पहली बार वियतनाम वॉर हुई तो जो अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन है वो कुछ खराब हो गई। तो फ्रांस ने ये देखा कि अमेरिकन्स जो है डॉलर तो छाप रहे हैं, क्या इनके पास जो गोल्ड रिजर्व है वो भी अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। तो उन्होंने अमेरिका को अपने डॉलर्स के अगेंस्ट गोल्ड कैश करने के लिए बोला। 1971 में निक्सन ने पब्लिकली ये ब्रेवेटन जो समिट थी उसको खारिज कर दिया और ये बोला कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे और ना ही किसी को गोल्ड देंगे। ये तो बहुत बड़ी खेल हो गई दुनिया के साथ। बहुत सारे, लगभग सारे ही दुनिया के देशों के पास डॉलर रिजर्व थे जो कि उस समय ज़ीरो हो गए। अब प्रेसिडेंट निक्सन भागता हुआ सऊदी अरेबिया गया और शाह फैसल से उन्होंने मुलाकात की और उसको इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि वो तेल को डॉलर्स के अगेंस्ट ही बेचेंगे। ये एक निक्सन का मास्टर स्ट्रोक था। उसके पीछे एक कहानी ये थी कि उन्हीं दिनों जो 7 डे वॉर इजराइल और अरब्स के अगेंस्ट के बीच में हुई थी, उसमें इजराइल ने अरेबियन कंट्रीज को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। तो वो थोड़े डरे भी हुए थे, तो इसलिए उन्होंने अमेरिका की जो ये ऑफर है उनको मान लिया। उन्होंने ही नहीं माना बल्कि ओपेक कंट्रीज जो थे, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, उन्होंने भी मान लिया। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने ये सोचा कि हमारे साथ खेल हो गया है। एक कागज का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके एवज में अमेरिका उसकी इकॉनमी बहुत ही बूस्ट कर रही है। तो उस अनरेस्ट को डील करने के लिए बीच में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उन्हीं दिनों 1973 में जो सेकंड इजराइल अरब वॉर हुई, उसमें इजराइल ने अरेबियन कंट्रीज को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और उसके पीछे अमेरिका खड़ा था। तो इनडायरेक्टली अमेरिका ने ये जो है वो संदेश दिया कि अगर आप हमारे इस बात को नहीं मानोगे कि आप डॉलर, जो पेट्रो डॉलर है, डॉलर के अगेंस्ट पेट्रोल बेचोगे, तो फिर इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल की तरफ जाएगा। तो उन्होंने इस बात से डरते हुए ना केवल अमेरिका के डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी मान लिया, बल्कि अमेरिका को अपने यहाँ अड्डे बनाने की परमिशन दे दी और उसके एवज में उनको पैसे देने लगे, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो सैनिक है
वो बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज में रख लिए। अब जब भी कोई नया लीडर अरेबियन कंट्रीज में आता है तो उनको सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के बारे में बता के या उनके पोस्ट कार्ड दिखा के उनको डरा दिया जाता है कि इस स्टैंडर्ड से बाहर वो ना आए। ये सब काम चलते रहे, लेकिन इसमें खेल तब हो गया जबकि दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। अब कोरोना वायरस के कारण एक तो पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे आ गई, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिकन इकॉनमी थी वो क्रम्बल कर गई, उसकी फैक्ट्रियां बंद है, टूरिज्म जीरो है, और जो उसकी बहुत बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है वो ओदे मुंह गिर गई। और उसकी ये जो कोरोना वायरस के कंसिक्वेंसेस है वर्ल्ड के सामने, उसके कारण जो टूरिज्म है और जो एविएशन है वो तो 2-3 साल तक उठ नहीं सकता। अब जबकि अमेरिका की जो मैशियत है वो गिर रही है, उसकी करेंसी जो है उसकी कोई कीमत, वो कीमत नहीं रह गई जो पहले थी। तो क्या आज जो वर्ल्ड कंट्रीज है वो वापस गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे या पेट्रो डॉलर या डॉलर स्टैंडर्ड की तरफ ही रहेंगे? आप मेरे को ये बताइए। मेरे हिसाब से अब दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में लिखिए, और ये नीचे जो बेल आइकॉन है उसको जो है दबाइए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच जाए। ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये पब्लिक डोमेन में है और मेरे अपने व्यूज़ हैं। आपके व्यूज़ क्या हैं आप मेरे को बताइए। धन्यवाद।